दरियाए रोम के किनारे वाक़े जमहूरियत तुर्की का खूबसूरत शहर अंतालिया, जहां कदीम और जदीद का हसीन संगम बनता है, जहां समंदर की खूबसूरती दिल मोह लेती है। आज के प्रोग्राम में देखते हैं समंदर की लहरें और खूबसूरत साहिल, सुनते हैं कदीम तरीन शहर का किस्सा, घूमते हैं अंतालिया शहर की तारीखी गलियां और बाजार। Pakistan kardeşimiz, Pakistan kardeş. All the Pakistan people is our like a brother and sister. We love the Pakistan, of course. मौजूद हैं तुर्की के तारीखी शहर अंतालिया में। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपने पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक आपने घूमे हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक में आपने जदीद दुनिया भी देखी है। तुर्की में कदीम और जदीद का एक इम्तजाज नज़र आता है। अंतालिया में भी हमने देखा कि एक जानिब तारीखी इमारतें हैं, एक जानिब जो है वो महसूस ही होता है कि जदीद शहर है। इस कदीम और जदीद का जो इम्तजाज है, इसको कैसे आप देखते हैं पूरी दुनिया के दीगर ममालिक से, तुर्की के ख़ास तौर पर पूरे कल्चर को, तहजीब को, तमद्दन को कैसे देखते हैं? अब शुक्रिया फवाद। जैसे आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री है, इसमें इस्लाम की हिस्ट्री भी है, आपको यूरोप की हिस्ट्री भी मिलती है। तो जहाँ आप इस वक्त आप खड़े हैं, ये बड़ा एक कदीम बाज़ार है अंतालिया का, और मैं समझता हूँ कि तुर्की की खूबसूरती यही है कि यहाँ टॉलरेंस जो है वो अपनी पीक पर है। आप तसव्वुर करें कि आप मस्जिद में जाना चाहें, आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप किस किस्म का लिबास पहनते हैं, आप हिजाब करते हैं या आप हिजाब नहीं करते, कोई किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी इंटरफेरेंस आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। फिर जो टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो आपने देखी, मैं समझता हूँ कि तुर्क जो हॉस्पिटैलिटी है कि दुनिया भर में बेहतरीन शुमार की जाती है। हमारे यहाँ भी बड़े इस किस्म के हालात हैं कि वहाँ टूरिस्ट हमारे पास भी आता है, लेकिन जिस तरीके से टूरिस्ट को यहाँ एंटरटेन किया जाता है और जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को, जहाँ आप अभी खड़े हैं, कितने लोग आपको पाकिस्तानी देख के वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं, आपसे बातचीत करना। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान के हवाले से इनके ख़ास जज्बात पाए जाते हैं। हम जहाँ पर भी गए, अब तो 5 से 6 दिन हो गए, इससे पहले भी हम तुर्की आए थे, लेकिन जिधर जाना होता है वहाँ कारदेश कहते हैं, पाकिस्तान को देख के हाथ वेव करते हैं। ये किस चीज़ की बॉन्डिंग है कि जिसको हम यहाँ पर इंजॉय करते हैं, यहाँ पर हम उसकी मोहब्बत का इज़हार पाते हैं? देखिए, ये तो एक रिलीजन की, इस्लाम की बॉन्डिंग है तुर्क, फिर एक हिस्ट्री आपकी खिलाफत उस्मानिया की, फिर उसमें बरसगीर पाक हिंद अगर देखें तो मुसलमानों को एक बड़ा किरदार है इस हवाले से। तो तुर्क कौम आज भी पाकिस्तान की किरदार को आपको पता जगह जगह सराहती नज़र आती है, और फिर ख़ास तौर पे जो मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के साथ उनकी जो मोहब्बत है, एक दूसरे से जो एक लगाव है, पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके से पूछते हैं, पाकिस्तान के बारे में अपने एक जज्बात रखते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरीके से सोचते हैं, मैं समझता हूँ एक मिसाल है ये पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तानियों को भी अपने आप को इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक बेहतर, एक मॉडरेट इस्लामिक मुल्क जिसकी हम बार बार कहते रहे हैं, जिसकी कायद आज़म ने बुनियाद रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम आस्ता आस्ता उससे हटते चले गए। देखिए, तुर्क जो है ख़ास तौर पे कौम, उनमें आप एक देखें कि जितनी टॉलरेंस है, ये मिसाल है तमाम मुसलमान ममालिक के लिए। अच्छा मलिक साहब, ये यूरोप का और एशिया का एक इम्तजाज नज़र आता है। यहाँ हमने देखा कि यूरोपियन गेस्ट जो थे, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे 5-6 दिन से, वहाँ जर्मनी से लोग आए हुए थे, नीदरलैंड से लोग आए हुए थे, वहाँ पर स्पेन से लोग आए हुए थे, यूरोप तकरीबन पोलैंड से लोग आए हुए थे। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हमें नज़र आ रहा था। क्या वजह है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? क्या यहाँ की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, तारीख लोगों को अट्रैक्ट करती है? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रिजॉर्ट्स के ऊपर भी मौजूद हैं और इसी तरीके से तारीखी साइट्स के ऊपर भी मौजूद हैं। आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तो हिस्टोरिकल लोग, ख़ास तौर पर यूरोपियंस के लिए एक हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, दूसरे फिर आप नेचुरल ब्यूटी बड़ी है, फिर आप देखें कि वेदर जो है बड़ा खूबसूरत वेदर है, ट्रॉपिकल वेदर है, फिर इसीलिए इनकी जो सी साइड्स हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ कितने लोग इतनी दूर दूर से चल के आते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से फिर अगर आप कंपेयर किया जाए, दुनिया में टूरिस्ट निकलता है उन ममालिक में जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हों और उनके लिए
एक्सपेंसिव भी ना हो। तो ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक के लिए जहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ पे आके कन्वर्ट जब करते हैं तो उनको उसमें भी एक महसूस होता है कि वो एक चीपर मुल्क के अंदर आए। मैं थोड़ा सा मलिक साहब की बात को इंटरप्ट करता हूँ, दोबारा मलिक साहब की तरफ आऊँगा। जो यहाँ पे करेंसी थी, हम जिस रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे वहाँ यूरो चल रहा था और यूरो का हिसाब ये है कि 10 यूरो जो है वो 100 टर्किश लीरा के बराबर है। मलिक साहब, ये डेस्टिनेशन जो है तुर्की पाकिस्तानियों के लिए क्या अट्रैक्शन रखती है? क्या ये बहुत महंगी है? दुबई भी आप बहुत अरसा रहे, आपने तो वहाँ पर काम भी किया, यूएस भी आप जाते रहे, यूके के हवाले से भी आपका एक तजर्बा है, घूमने फिरने के हवाले से, सयाहत के हवाले से, क्या ये बहुत महंगी डेस्टिनेशन कहलाएगी, मुनासिब कहलाएगी? किस वजह से लोग यहाँ पर आए, पाकिस्तानी क्यों आए? मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपये की जो कदर में कमी हुई है और फिर जिस तरीके से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, डॉलर बढ़ने के साथ हमारी करेंसी रिलेट करती है डॉलर के साथ। यूएई का दिरहम महंगा हुआ, आपका सऊदी अरब का जो रियाल है वो महंगा हुआ। तो इस लिहाज से अब आप देखें आज भी टर्किश जो है वो आपको लीरा 20 रुपये 50 पैसे मिल जाता है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट आप दुबई के साथ कंपेयर करें 45-46 के करीब पहुंचा हुआ दिरहम है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ इस रीजन के अंदर, इस इलाके के अंदर फिर आपकी 4-5 घंटे की फ़्लाइट्स पे अगर कोई बेहतरीन डेस्टिनेशन इस वक्त जो है वो आप पैसे के लिहाज से एक्सपेंसिव ना होने के लिहाज से है तो वो तुर्की है। होटल और खाना आपको कैसा लगा? महंगा था, जायके में कैसा था, क्या उसमें ऑप्शंस मिलते हैं? मैं समझता हूँ टर्किश खाने जो है ये पाकिस्तानियों को, यूरोपियंस को, अमेरिकन को, पूरे मिडिल ईस्ट को खींच के यहाँ ले आते हैं। आपने देखा कि यहाँ खाने जो हैं वो वैरायटी ऑफ फूड है। टर्किश, आपको पता टर्किश बेकिंग एक उसका बड़ा जदीद तारीख है उसकी। आप जो इवन नान जो हम खाते हैं आजकल, यानी पैटीज जो आज पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं, ये पैटीज टर्किश में आप देखें तंदूर के अंदर लगाई जाती हैं, उसके अंदर कीमे वाली पैटीज़ के नान के तौर पे। तो मैं समझता हूँ टर्किश कुजीन जो है ये इट्स ब्यूटीफुल, डिलीशियस और इतनी वैरायटी ऑफ फूड है। फिर ख़ास तौर पे जो हम जिस बैकग्राउंड से हम लोग तल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल होता है, बटर का इस्तेमाल होता है, हनी का इस्तेमाल है, फिर आपने देखा अंजीर जो है, तो ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट लोगों को करती हैं कि मैं समझता हूँ दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर टूरिज़्म और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ आके वो हर किस्म की उनके लिए इंजॉयमेंट मौजूद है। चले, बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम लाइव विद नस्ला बुल्लक। मलिक जो है वो नियो न्यूज़ से नशर होता है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर उनके पाकिस्तान के हवाले से जज्बात जो हैं, जो टर्किश मकामी लोगों के पाकिस्तान के हवाले से जज्बात हैं, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। gözler, ay gibi yüzler, fidandır gezer, çetli güzini, fidandır gezer, çetli güzini. Pakistan is very nice place, very good. I heard about minister. Also on TV, television, we see everything. Pakistan is Turkey is brother. Pakistan is very good. Tell about your fishes. What is available today? We have also very nice fresh fish. This is the old town, very famous restaurant in Antalya, Ayar. Best place. You can see, you can eat, you can choose yourself, and good price. You can come every day. And also we wait Pakistan people. Also we will wait in Antalya Pakistan people. I love Pakistan. I love Pakistan. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। तुर्की का तारीखी शहर अंतालिया, उसकी एक तारीखी बिल्डिंग के बिल्कुल हम सामने खड़े हैं। मेरे अकब में एक बहुत ही तारीखी बिल्डिंग है। क्या तारीख है शहर की, क्या तारीख है इस बिल्डिंग की, इस गेट की क्या तारीख है, तमाम ही चीज़ें पूछेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब हरफे राज के को होस्ट हैं, न्यू न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उस्मान साहब ने इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत ही अच्छी रिसर्च की है, नाज़रीन तक वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उस्मान साहब,
बड़ा मज़ा तो आ रहा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, माहौल भी बड़ा अच्छा है, तारीख भी मौजूद है, जदीद दुनिया भी नज़र आती है, तहजीब भी नज़र आती है, तमद्दुन भी नज़र आती है, पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत भी नज़र आती है, यहाँ पर अच्छे खाने भी नज़र आते हैं, तमाम ही चीज़ें नज़र आती हैं। तारीख लेकिन बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि तारीख नज़र तो आती है लेकिन तारीख को डिस्क्राइब करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तारीख के हवाले से चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। अनतालिया खास तौर पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये गेट, इस गेट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक शेर का निशान या किसी जानवर का निशान है, क्या इसकी तारीख है? देखिए फवाद, तारीख की जहाँ तक बात आप करते हैं तो ये जो तुर्की है, एक तो इसको खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ के हवाले से जो है ये मशहूर है, और खिलाफत उस्मानिया के साथ जो है वो बरसग़ीर के लोगों के दिल धड़कते हैं, और यही वजह है कि जो आपने भी बात की ना कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त क्यों है, मैं समझता हूँ कि कई ऐसे मुल्क जहाँ पे हमें आकर फ़ख्र महसूस होता है, उसमें एक तुर्की शामिल है कि जहाँ पाकिस्तानियों का एक नाम है, एक वक़ार है और एक उनकी इज़्ज़त समझी जाती है। तो ये जो शहर है अंतालिया, ये तुर्की का कदीम शहर है, और रोमन्स भी इस पर काबिज़ रहे, उससे पहले बाज़ंतीनी भी रहे, और ये जो आसार हैं, ये केव्स हैं आगे, और इसके पीछे समंदर है, समंदर के साथ जो है मुख्तलिफ उनके आसार मिलते हैं। ये पुराना शहर है, तो जैसे हमारा ओल्ड सिटी है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, तो हमें उसके एक आसार मिलते हैं, तो ये उनका एक निशान है कि दरवाजे को उसी तरीके से उन्होंने और सेव रखा हुआ है, और एक निशानी, और वो जो आप ऊपर जिसको शेर कह रहे हैं, तो वो एक उनका शेर की तरह की शक्ल का मिलता जुलता जानवर है, जो शायद उनका एक निशान है, और अभी तक जा बजा आपको वो शेर ही नज़र आते हैं। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट है, एक हिस्ट्री है, तो ऐसी जगहों पर जाके आप तारीख़ के उन झरोकों में खो जाते हैं, आप पता कराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या था, क्या हुआ था। तो बहरहाल तुर्की वालों ने इस तारीख़ को महफूज किया हुआ है। आप मेरे पीछे सामने देखें ना, तो ये एक पुरानी मस्जिद है। ये रिजवान जलाल साहब हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं नियो न्यूज़ के, लेकिन उनकी मेहरबानी ये है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए अक्सबंदी का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं। उस्मान साहब, ये जो है इसके ऊपर मैंने देखा कि स्पीकर लगे हुए, क्या ये मस्जिद है, क्या ये कोई पुराना चर्च है, ये क्या है? कराकस कामी है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं। कराकस कामी जो है ये मस्जिद ही है, ये खिलाफत उस्मानिया की दौर की है, उस दौर में तामीर हुई थी, और उसको इसी तरीके से इन्होंने अभी तक जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। तो ये पुरानी जो हमें जो लग रहा है कि जिस तरीके से बाहर से बिल्डिंग इसकी ऐसे लगता है कि काफ़ी 100 साल पुरानी है, लेकिन मस्जिद उसी तरीके से इंटैक्ट नज़र आ रही है। ये एक शहर का बिजी एरिया डाउन टाउन है जो अंतालिया का, और आप देखें कि इस तरफ जदीद शहर है, तो आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये वो उस कदीम शहर के जो है वो जदीद और कदीम का एक इम्तजाज नज़र आता है। तो उन्होंने हिस्ट्री को भी संभाल के रखा हुआ है, जो यहाँ से गुजरते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर इस तरफ आप बोर्ड की तरफ, अच्छा उस्मान साहब, ये मैं बोर्ड के ऊपर जरूर आता हूँ। एक जदीद बात भी हो जाए, हम जब लाहौर में मौजूद होते हैं, हम जब पेशावर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास भी किले मौजूद हैं, हमारे पास भी। उस्मान साहब, मैं एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिएगा, ये तारीख ज़रूर मुझे बताइएगा। जब हम जाते हैं पेशावर, हम पहुँचते हैं लाहौर, हम देखते हैं कि वहाँ तारीखी इमारतें हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल उस तरीके से नहीं होता कि जिस तरीके से ये तुर्की के अंदर है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग जिसकी बात हम कर रहे थे, रिजवान साहब जरा बिल्डिंग को दोबारा अच्छी तरीके से फोकस कीजिएगा। जिस बिल्डिंग की बात उस्मान साहब हम कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस्लामी तारीख की कुछ आयात भी कुंदा है, यानी कि कुरान की कुछ आयात भी कुंदा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये मुसलमानों ने बनाई है, बाज़ंतीनियों से इसका ताल्लुक नहीं है, या बाद में बाज़ंतीनियों से लेके जो है वो इसकी तारीख अभी देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। रोमन अम्पायर के हवाले से लिखा है, इसके ऊपर जो लिखा है 131-132 AD के 131-132 कबले मसीह इसकी ये तारीख़ है, और इसके अंदर रोमन अम्पायर्स के लिए ये एक प्राइड समझा जाता था, और इसको जो कहा जा रहा है हेड्रेन जो है इंटर अंतालिया फ्रॉम दिस गेट, वो कि हेड्रेन एंटर टू अंतालिया फ्रॉम दिस गेट व्हाइल ही वाज विजिटिंग दिस सिटीज़। तो ये एक कंकरर है जो यहाँ पे इस रास्ते से दाखिल हुआ और उसकी याद के अंदर ये बनाया गया। तो उसके बाद के लोगों ने इसके ऊपर जो वो नक्शबंदी आपको नज़र आ रही है या नक्शो नगार नगर नज़र आ रहे हैं, ज़रा उसको क्लोज कैमरा करेंगे तो आपको पता चलेगा। कैमरा ज़्यादा ना हिलाइएगा रिजवान, हम मुश्किल में चले जाएंगे। उस्मान साहब, मैं जो बात कर रहा था, जिस तरीके से इन्होंने अपनी तारीख को प्रिजर्व किया हुआ है, ये गेट आज भी महसूस ये होता है कि ये बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है, ये बिल्कुल अभी कुछ अरसे पहले किसी ने बनाया है। ये पाकिस्तान में
क्या हमें मैसेज मिलता है, हम अपनी यादगार को, हम अपनी तारीख को, हम अपने तमद्दुन को, हम अपनी तहजीब को किस तरह महफूज कर सकते हैं? तुर्की से क्या पैगाम मिलता है? देखिए, तुर्की से तो जो पैगाम मिलता है, हमने अपनी तारीख को महफूज किया भी हुआ है। हम अगर लाहौर की बात करें तो वर्ल्ड सिटी एक उसको हमने प्रिजर्व किया है। हमारे जितने हेरिटेज पाकिस्तान के अंदर है और ख़ास तौर के अंदर लाहौर के अंदर जितना विरसा हमारे पास मौजूद है इंटरनेशनली रिनाउंड, उसकी हम हिफाजत भी कर रहे होते हैं। और आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर जिस तरह ऑरेंज ट्रेन चलनी थी तो कई साल तक काम रुके रखा कि आप इस विरसे को नुकसान ना पहुंचा पाए। शालामार बाग था, GPO था और इस तरीके से, और जिसको उसके बाद उसके अंडरग्राउंड ट्रेन गुजारी गई, तो यकीनन हम उसका ख्याल करते भी हैं और दुनिया जहां में भी अब इसकी एक अवेयरनेस है, उसका ख्याल किया जाता है। और जो इंटरनेशनली लिस्टेड जो विरसा होता है उसके ऊपर इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है, उसको ख्याल भी रखा जाता है। और उससे भी ज़्यादा देखें ना, आप आउट ऑफ दी वे आके हम जहाँ पे ठहरे हुए हैं, शहर से बहुत दूर ठहरे हुए हैं, हम इस हिस्ट्री को देखने आए हैं। तो जो हिस्ट्री होती है उससे आप सीखते भी हैं, उससे आप जो है वो लर्न भी करते हैं और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये इस बोर्ड के ऊपर ही आप ये देख लें कि जिस तरीके से उन्होंने एक अब म्यूज़ियम का इसको आगे दर्जा दिया, वो आगे चल के देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक जो है वो आप अभी तो हम एंटर हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ है देखने को। और चले उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब ने तस्करा किया कि हम शहर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर एक रिजॉर्ट में हम मौजूद हैं कि जो बहरा रूम के किनारे हैं। कैसा समंदर है, कितना खूबसूरत है। कोशिश करेंगे कि कल तुलुए आफ्ताब के वक्त आपको वहाँ ले चलें, वहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से अपने विरसे को उन्होंने महफूज किया हुआ है, किस तरीके से विरसे के साथ साथ अपने समंदरों की भी हिफाजत की जा रही है। क्योंकि बहुत ही मादरत के साथ, मैं खुद कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ बहरा अरब मौजूद है और बहरा अरब के साथ जो कुछ होता है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के इसलिए कहता हूँ कि कराची बिल्कुल आखिरी शहर है, टेल पर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान का जो गंद कचरा है वो समंदर के हम हवाले करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है तुलुए आफ्ताब के वक्त दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये अनातालिया का जो तारीखी शहर है उसकी भी बहुत सारी फुटेजेस कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको चलाते जाएं, दिखाते जाएं। तारीख के लिए, आज के लिए, अनातालिया के लिए इतना ही। थोड़ा सा आगे चलेंगे, ब्रेक के बाद तुलुए आफ्ताब की कुछ कोशिशें आपको दिखाएंगे। अंतालिया के साहिल पर तुलुए आफ्ताब का मंजर बहुत ही दिल फरेब था। एक जानिब समंदर की पुरसुकून लहरें और दूसरी तरफ पहाड़ों की ओट से जिंदगी का पैगाम सुनाता हुआ सूरज। तुलुए आफ्ताब के बाद कुछ तस्करा करते हैं साहिल की खूबसूरती का। फिर चलेंगे अपने दोस्तों की तरफ, उनकी ज़बानी सुनते हैं अंतालिया की खूबसूरत तफरीगाह के किस्से। Pakistan is good. Pakistan is good country. जी नाज़रीन, हम जा रहे थे रिजॉर्ट की तरफ, रिजॉर्ट के उस हिस्से की तरफ के जो डेवलप्ड है इंसान के हाथों से। लेकिन कुदरत का शाहकार जब हम कराची के साहिल पर देखते हैं, हम चाहे कराची से गवादर तक किसी जगह भी चले जाएं, जहां हम जाते हैं दास्तान अपनी छोड़ जाते हैं। दास्तान से मेरी मुराद है कि कचरा मौजूद होता है, गंद मौजूद होता है। ये साहिल पूरी रात इस्तेमाल होने के बाद, गुज़िश्ता पूरा दिन इस्तेमाल होने के बाद यहाँ पर हमने कोई ऐसा सफाई सुथराई का इंतज़ाम से मेरी मुराद है कि कोई ऐसे 50 लोग नहीं देखे कि जो लोगों का फेंका हुआ कचरा उठा रहे हों। यहाँ पानी की क्या सूरत हाल है, इससे पहले कि लोगों से बात करें आपको वो भी दिखाई दें। अगर रिजवान साहब, हमारे रिजवान जलाल साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हमारी खातिर, आपको दिखाने की खातिर वो कैमरा मैन ही कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जी साथ साथ आते जाएँ, दिखाते जाएँ। ये जो पानी है इसमें कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि इसके अंदर किसी ने कोई कचरा डाला है। कचरा तो छोड़िए, जो हम अपने घरों का गंदा पानी, सीवरेज का पानी, चाहे वो किसी भी जगह से जा रहा हो, इब्राहिम हैदरी से लेके कराची पोर्ट ट्रस्ट तक, पोर्ट कासिम से लेके कराची पोर्ट ट्रस्ट तक और आगे जो तमाम इलाके मौजूद हैं, किसी भी इलाके के अंदर इस तरह का पानी हमें दिखाई नहीं देता। उसका बुनियादी सबब यह है कि हम पानी को आलूदा कर देते हैं, उसमें अपनी फैक्ट्रियों का फजला डालते हैं, उसमें जो है वो घरेलू फजला जाता है, शामिल होता है, वो स्याह पड़ जाता है, वो गंदा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी इतना साफ़ है कि इसको अगर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए साफ़ कर लिया जाए तो इसको पिया भी जा सकता है। लेकिन कराची में ये चीज़ मौजूद नहीं है। चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ।
ये वो खूबसूरत रिजॉर्ट है जिसका तस्करा था, उसका स्विमिंग पूल है, पीछे खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मौजूद है कि जहाँ पर तरह तरह के खाने, तरह तरह के मशरूबात हर वक्त दस्तयाब होते हैं, 24 घंटे दस्तयाब होते हैं। अब भी मौजूद हैं लेकिन लोग मौजूद नहीं, ज़ाहिर है कि लोग अपने अपने बिस्तर में मौजूद आराम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको तुलुए आफ्ताब का मंजर दिखाऊंगा। जिन खूबसूरत लोगों की बात मैं कर रहा था वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत इसलिए कि वो मेरे दोस्त हैं और दोस्तों के साथ ही दुनिया है और दोस्त ही सबसे दुनिया के खूबसूरत चीज़ होते हैं। सैयद मोहम्मद बिलाल साहब हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं, कराची में ही होते हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ साथ फरहान मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, GM सेल्स हैं, मुमताज़ गौहर भट्टू साहब मौजूद हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड हैं हमारे, और नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे HR हेड हैं। ये तमाम ही वो लोग हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कामों के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, घूमने के लिए, सयाहत के लिए जाते रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर तुर्की आकर इनको क्या फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि तुर्की का जब भी तस्करा होता है, चाहे जहाज़ में बैठ के हो, चाहे कमरे के अंदर डिस्कशन का मामला हो, चाहे किसी भी जगह बैठे, तो तुर्की के हवाले से लोगों के जज्बात हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। न सिर्फ चीज़ों के हवाले से, यहाँ मौजूद साइट्स के हवाले से, बल्कि यहाँ के लोगों के हवाले से भी, कि तुर्की के अंदर पाकिस्तानियों को हमेशा एक मोहब्बत भरा रिस्पॉन्स मिलता है। बिलाल साहब, यहाँ पर बिज़नेस और मार्केटिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखी पाकिस्तान के अंदर? जाहिर है कि आप बिज़नेस प्लान और बिज़नेस के हवाले से हमेशा जो है वो अपने चैनल के अंदर भी काम करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इन तमाम चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की जाए, क्या बिज़नेस प्लान उसका बनेगा? कोई पोटेंशियल मौजूद है हमारी मार्केट में? 750 किलोमीटर की हमारी तकरीबन कोस्टल बेल्ट है। बेसिकली फवाद, अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत बट बहुत ही बदकिस्मत मुल्क भी है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सारी नेमतें उसके पास मौजूद हैं, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर आप पाकिस्तान की साहिल पट्टी को, कराची की साहिली पट्टी को ही आप देख लें, 750 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। अगर हम उसको सिर्फ डेवलप कर दें तो जो टूरिज़म की बात हम करते हैं, इतना टूरिज़म हो वहाँ पे जिससे हमें पूरा एक नया डिपार्टमेंट हमारा बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं बन पाया, तो हमने उसको भी ज़ाय कर दिया है। प्लस गवर्नमेंट के साथ साथ ये लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको देखें। कराची के साहिल पे आप क्लफ्टन पे ही चले जाएं, सैटरडे और संडे के दिन वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जाने के बाद लोग अपनी जितना भी गार्बेज है वो सब वहीं साहिल पे छोड़ के उसको मज़ीद पलूटेड कर देते हैं। और ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये हमारे अपने लोगों का कसूर है। तो गवर्नमेंट और आम लोग मिलकर ही इसको बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने के साथ साथ ही हम इसको बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं टूरिज़म के ज़रिए और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा बिलाल साहब, क्या टूरिस्ट पाकिस्तान आना पसंद करेगा? क्या बिज़नेस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या आप समझते हैं कि ये यूरोप के करीब एक मुल्क है कि जहाँ पर जो है वो लोग आना पसंद करते हैं? तकरीबन यूरोप का ही हिस्सा है आधा। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी लोग आना पसंद करेंगे, बिज़नेस ऑपरेट जनरेट कर पाएंगे हम वहाँ पे? ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। अगर तो आप फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ब्यूटी पाकिस्तान के अंदर है उतनी यूरोप में भी है, ठीक है। यूरोप ने उसको सिर्फ डेवलप कर दिया है, हम अनफॉर्चुनेटली उसको डेवलप नहीं कर पाए। अगर हम गवादर के साहिल को ही देख लें, वाइट सैंड बीच हमारा है, और उसको लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने डेवलप नहीं किया हुआ है। अगर हम उसको डेवलप कर देंगे तो ऑफ कोर्स कि वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल ठीक कहा है बिलाल साहब ने, लोग तो चांद पर जाने के लिए भी तैयार हैं, लोग तो चांद के ऊपर क्या पाताल में भी जाने के लिए तैयार हैं, अगर वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट हो। फरहान मन्नान साहब, इस पे ना जाइएगा कि आपके सरापे को देख के मैं आपसे ऐसा सवाल कर रहा हूँ। जाहिर है कि हर सवाल किसी ना किसी से किसी रेलिवेंसी की वजह से ही किया जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा जाए। मजहबी एतबार से यहाँ पर स्काफ वाली ख़वातीन भी देखी और आज़ादी भी हमने देखी, हर तरह का ही माहौल था। ख़ास तौर पर मसाजिद के हवाले से आपने यकीनन नमाज के लिए, कल जब हम अनतालिया गए हुए थे तो मैंने देखा कि आप नमाज के लिए मस्जिद तलाश कर रहे हैं। मस्जिद आप गए, मस्जिदों के अंदर क्या फ़र्क नज़र आया इंतज़ामी एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, तख्लीक के एतबार से, आर्किटेक्चर के हिसाब से? जब कल हम अंतालिया गए थे तो वहाँ पे मसाजिद जो है वो पुराने ज़माने की मसाजिद तो थी हिस्ट्री के एतबार से, लेकिन बहुत अच्छी मेंटेन भी हुई थी। और वहाँ पे लोगों से जब मैंने पूछा मस्जिद के बारे में तो लोगों ने बड़ा अच्छा गाइड भी किया। जब मस्जिद के अंदर हम गए तो मस्जिद के इंतजाम देख के बड़ी खुशी हुई, साफ़ सुथरी बिल्कुल मसाजिद थी। थोड़ा सा एक फ़र्क ये था कि वहाँ पे जो मिंबर था वो हमारे नॉर्मल मसाजिद के एतबार से ऊंचा मिंबर था,
लेकिन वहाँ पे वज़ू खाना ये सब चीज़ें वहाँ पे इतनी अच्छे से मेंटेन हुई हुई थी। हालांकि वहाँ पे लोग उस वक्त आके वज़ू भी कर रहे थे, नमाज के लिए मुख्तलिफ नौजवान भी आ रहे थे, चीज़ें भी देख रहे थे और मस्जिद भी खुली हुई थी और हर कोई आके अपना जिसको टाइम मिल रहा था वो नमाज़ पढ़ के जा रहा था और मस्जिद को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन भी किया हुआ था। अच्छा फरहान साहब, मज़हब की तरफ क्या रुझान है तुर्की के मकामी लोगों का? क्या मसाजिद में लोग मौजूद होते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में फजर से लेकर इशा तक और फिर जुम्मे की नमाज पे हम देखते हैं कि एक बड़ा इज्तिमा लगता है, तो तुर्की के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ मसाजिद की तरफ लोगों का रुझू है? यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब मसाजिद लोगों की वजह से ही मसाजिदें बनाई गई हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आते भी। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद भी हैं, यहाँ भी आपको हर किस्म के जो है लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको स्काफ वाले लोग भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल लोग भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको फैमिली भी नज़र आ रही है। अच्छा, स्काफ वाले नॉर्मल नहीं होते? स्काफ वाले, मेरा मसला यह है कि यहाँ पे नॉर्मली स्काफ को जो है ना शायद इतने तरीके से समझा नहीं जाता। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, लोगों के लिए शायद यहाँ पे जो यूरोपियन लोग हैं उनके लिए शायद मुख्तलिफ चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे किसी को जो है ना बुरा नहीं समझा जा रहा। जो भी लोग यहाँ पे हैं वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। और जब हम शहर में कल अंतालिया गए थे, वहाँ भी मसाजिद के अंदर जब हम लोग गए थे तो वहाँ भी मैंने नौजवानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, जो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात फरहान साहब ने की है कि किसी किस्म का इस रिजॉर्ट पर बहुत से यूरोपियन लोग थे। हम एक तासुर बनाकर बैठे होते हैं कि यूरोप में हमारे खिलाफ एक हेट स्पीच है, यूरोप में शायद हमारे खिलाफ एक नफरत है, रेजिस्टेंस है, शायद यूरोप में मौजूद लोग जो है वो हमें पसंद नहीं करते, तासुब की निगाह से देखते हैं। लेकिन वल्लाह यकीन कीजिएगा, फरहान साहब इसके गवाह हैं। ये इस पहनावे के साथ, इस पूरे गेटअप के साथ, अपने पूरे मजहबी एक रंग के साथ यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मजाल है कि किसी ने कोई गलत नज़र से देखा हो, मजाल है किसी ने कोई आवाज़ कसी हो, मजाल है किसी ने कोई बुरा कहा हो, मजाल है किसी ने कोई किसी हवाले से भी किसी तनकीद का निशाना बनाया हो। मजहबी रवादारी की एक बहुत अच्छी झलक यहाँ पर हमें महसूस हुई। फरहान साहब, इसको सेकंड करते हैं? मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने इसको जो है ना देख के कोई ऐसी चीज़ नहीं की और हम लोगों को ज़रा भी यहाँ पे जो है ना अपनाइयत के तौर पर हम यहाँ पे रहे, हमें कोई गैर फितरी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई यहाँ पे। जी, मुमताज़ गौहर वट्टू साहब की तरफ चलते हैं। वट्टू साहब, क्रिएटिविटी स्क्रीन के ऊपर भी जो कुछ क्रिएटिव होता है वो जाहिर है कि आपकी मरून मिन्नत है, चाहे नियो की स्क्रीन पे हो या इससे पहले आप कहीं पर भी काम करते रहे हो। क्रिएटिव के हवाले से आपका एक बड़ा वर्क है। मैं इसीलिए बार बार क्रिएटिव का कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ कुदरत ने तो ज़रूर इसको खूबसूरत बनाया, लेकिन ये इंसान के हाथों का बना हुआ है। मैं इसीलिए इस जगह पे आया कि जो साहिल है उस पर आपका इख्तियार नहीं होता कि उसमें पानी का रंग कैसा है, उसमें मौजूद रेत का रंग कैसा है, लेकिन जाहिर है कि ये इंसान के हाथों का बनाया हुआ स्विमिंग पूल है, पीछे बिल्डिंग इंसान के हाथों की बनाई हुई है, दरख्त इंसान ने खुद लगाए हैं कि जो कुदरत ने जिनको फिर फलने फूलने का मौका दिया है। क्रिएटिविटी की अगर बात करें, कहाँ किस दर्जे पे पहुँचे नज़र आते हैं? देखें फवाद, मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे तुर्की जो है वो किसी भी जो बहुत डेवलप कंट्री है उससे पीछे नहीं है। मैं यूके अमेरिका में रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, तो बिल्कुल नज़र आता है कि जैसे ये बहुत डेवलप मुल्क है। इनकी अटेंशन टू डिटेल जो है, कि जिस तरह से इनकी चीज़ों के अंदर फिनिश है, जिस तरह से सफाई है यहाँ, जो लोगों के अंदर इटसेल्फ ड्रेसिंग की एक सेंस है, जो इनकी बिल्डिंग्स में जो खूबसूरती है, चीज़ें बहुत क्रिएटिवली, सड़कों के अगर आप दाएं बाएं देखें आपको कोई गंद नज़र नहीं आता, तो लगता है कि कौम पढ़ी लिखी है, ये लगता है कि कौम का एक शानदार माजी है, और ये भी लगता है कि कौम शायद आगे जाके मज़ीद तरक्की करेगी। चले, मुमताज़ गौहर वट्टू साहब, बहुत आपने अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी की तारीफ बयान की। नवीद साहब है, 4 से इनका ताल्लुक है। नवीद साहब, लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर आप स्टडी करते हैं। आखिर पाकिस्तानी कौम को ऐसा क्या करना होगा कि हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो कि हम डेवलपमेंट की तरफ, हम सफाई सुथराई की तरफ, हम अच्छे कामों की तरफ, ये तमाम चीज़ें हमारे पास भी बन सकती हैं। रिजॉर्ट का रेप्लिका उठ के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ तक के कामों की चीचा वतनी के अंदर भी बन सकता है, जो बनाना अगर कोई चाहे। वहाँ भी पानी मैसर है, वहाँ भी पानी को साफ़ किया जा सकता है, वहाँ भी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है, वहाँ भी लोगों को लाया जा सकता है। तमाम सिस्टम दुनिया में हर जगह बन सकता है। समंदर ठीक है, कराची में मौजूद है, गवादर में मौजूद है, तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा, बिलाल साहब के साथ 750 किलोमीटर की एक पट्टी है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना होगा? आप तो बिहेवियर के ऊपर बड़ी स्टडीज़ करते रहे। जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी या कोई हमारे लिए कर दे तो हम जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग खुद इंडिविजुअली एज ए सिंगुलर एंटिटी हम इसको मेंटेन रखना चाहिए। मतलब अगर मैं कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं अपना जो कूड़ा है वो डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर डाल रहा हूँ, तो बाकी लोग उससे सीख सकते हैं। लेकिन जब तक मैं ये सोचता रहूँगा कि यहाँ से कोई और उठा लेगा, मैं फेंक देता हूँ,
तो ये किसी और की जॉब है, मेरी जॉब नहीं है, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स तो चलानी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। हमारे इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे नवीद साहब मैं चाहता हूँ कि हम क्लोजिंग से पहले मैं आपका एक मैसेज ज़रूर लूँ। यहाँ पे हमने देखा कि लोगों के अंदर रवादारी, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। नीला हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, काला हो, सफ़ेद हो, किसी ने किसी से कोई ऐसी बात हमने करते हुए यहाँ पर नहीं देखी कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जो हमें टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई जाती हैं कि दुनिया शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, एक दूसरे को मारना चाहती है, एक दूसरे से नफ़रत करती है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। यूरोपियंस भरे हुए थे यहाँ पे, नीदरलैंड से लेके जो है वो स्पेन तक, स्पेन से लेके पोलैंड तक, पोलैंड से लेके टर्की के करीब यूनान तक, हर जगह के लोग यहाँ मौजूद थे। टॉलरेंस बड़ी थी। इस टॉलरेंस को हम अपने माशरे पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये टॉलरेंस के मेरा ख्याल है कि दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि बहुत अरसे से टूरिज़्म जो है बहुत यहाँ पे ग्रो कर चुका हुआ है, इस वजह से लोगों के अंदर वो टॉलरेंस मौजूद है। दूसरे नंबर पे लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है यहाँ का, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स को ख्याल करते हैं। टूरिज़्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मौजूद होती है कि किसी कंट्री की टूरिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए या वहाँ पे टूरिज़्म को इंक्रीज़ करने के लिए कि वहाँ के लोगों का टॉलरेंस लेवल क्या है। जहाँ पे टॉलरेंस लेवल कम होता है वहाँ पे टूरिज़्म भी कम होता है। तो ये मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस आ सकती है। और दूसरे नंबर पे जो लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन लेवल है पाकिस्तान का, वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा ये टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी। चलिए नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम इसी बात के साथ करेंगे कि यहाँ रवादारी मौजूद है, यहाँ मोहब्बत मौजूद है, यहाँ एक दूसरे के लिए कुछ स्पेस देने का जज्बा मौजूद है। ये तमाम जज्बा जब तक हमारी कौम में नहीं आएगा ज़रूर मौजूद है, लेकिन मज़ीद इसको डेवलप करने की, इसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ खुद ब खुद आती जाएंगी। ज़ाहिर हुकूमत का तो किरदार है। बस एक ही दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि जो कुछ भी है हमारे मुल्क की खातिर, हमारे वतन की खातिर अच्छा होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टूरिज़्म होनी चाहिए, जिससे हमारे पास डॉलर भी आएंगे, जिससे हमारे मुल्क की तरक्की भी होगी, जिससे हमारे मुल्क की नेक नामी भी होगी। जब हम किसी और मुल्क में खड़े होकर उस मुल्क की तारीफ़ कर सकते हैं, तो ऐसा ही पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआ है, यही हमारी ज़िंदगी की उमंग है। इसी उमंग के साथ आज के प्रोग्राम से अख्ताम के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan kardeşimiz. Pakistan kardeş. Pakistan is good. Pakistan is good country.